नमस्कार, मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। नेहरू गांधी परिवार और बच्चन फैमिली की दोस्ती। वो दिन भी थे जब लोग इन दोनों परिवारों की दोस्ती की मिसाल दिया करते थे, लेकिन ऐसा एक दिन भी आया जब इन दोनों परिवारों ने एक दूसरों से निगाहें फेर ली और अब अमिताभ बच्चन ने रिश्तों पर जमी बर्फ हटाने की पहल की है। साफ कहा है कि उनकी तरफ से रिश्ते कायम हैं। वो प्यारी दोस्ती, दुनिया से न्यारी दोस्ती, पूरे परिवार की दोस्ती, खुशी और गम में साथ साथ, फिर रिश्तों में दूरियां। वो राजा है, हम रंक हैं। राजा निर्धारित करेगा कि किसके साथ उसको संबंध बनाना है, किसके साथ उसको दोस्ती निभानी है। और अब बच्चन बोले, नहीं टूटा वो रिश्ता। हमारे रिश्ते तो कायम है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जो रिश्ता माँ बाबू जी का था, पंडित जी के साथ, इंदिरा जी के साथ, वो पारिवारिक एक रिश्ता था, वो एक बंधन था, उसका मैं आदर करूंगा और करता रहूंगा तहे दिल से, जीवन अंत। अमिताभ बच्चन को फिर खुशबू आई गांधी परिवार से जुड़े उस पुराने रिश्ते। वक्त की राख के नीचे दबे रिश्तों के भीतर अपनेपन का भाव अभी भी रिश्तों को गर्मी देने के लिए बेकरार है। पहल बिग ने की है। रिश्तों को ताजा करने का फॉर्मूला भी बताते हैं। और आपको नहीं लगता कि नई पीढ़ी है, अभिषेक हो, ऐश्वर्या हो, प्रियंका के साथ, राहुल के साथ, उस पुराने रिश्ते को फिर जीवित करें? जीवित करने के बहुत से तरीके होते हैं और वो होते रहेंगे या न होते रहेंगे। मैं केवल इतना जानता हूं, अब आगे की जो पीढ़ी है वो उसको अपने आप किस तरह से वो अपना समय बिताएगी या क्या करेगी, वो उन पर छोड़। नेहरू गांधी परिवार से वो पारिवारिक रिश्ता, वो पुराना रिश्ता। नेहरू और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के परिवार ने दोस्ती के जिस पौधे को सींचा था, उसमें अमिताभ और राजीव गांधी की दोस्ती ने खूब खाद पानी डाला। राजीव के निधन के बाद परिवार के रिश्तों ने नया मोड़ ले लिया। रिश्तों के बंधन की गांठें ढीली पड़ने लगी। रिश्तों की गर्मजोशी खत्म हुई तो वक्त ने बीते दिनों की हर बात पर धूल डाल दी और परसों बाद अमिताभ अपना रिश्तों की खटास की वजहों को याद करना चाहते हैं और न ही उनके मन में कोई मलाल। कुछ ऐसी बात थी नहीं और ऐसा ना भी था कि जो उन्होंने हमें धिक्कार दिया हो या निकाल दिया हो, ऐसा तो कुछ था नहीं। उनका स्नेह प्यार हमेशा था हमारे साथ। गांधी परिवार से अमिताभ को क्या मिला, अब उनका जोर इस बात पर नहीं है। बिग बी तो बस ये बता रहे हैं कि उनका मन साफ है। यही वजह है कि उन्होंने जाहिर कर दिया कि उनकी तरफ से वो रिश्ता आज भी कायम है। एक बार फिर सुनिए बिग बी ने क्या कहा। हमारे रिश्ते तो कायम है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जो रिश्ता माँ बाबू जी का था, पंडित जी के साथ, इंदिरा जी के साथ, वो पारिवारिक एक रिश्ता था, वो एक बंधन था, उसका मैं आदर करूंगा और करता रहूंगा तहे दिल से, जीवन अंत। बरसों बाद अमिताभ बच्चन ने नेहरू गांधी परिवार से रिश्तों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। बरसों से रिश्तों में चल रही खटास में बड़े बच्चन अब शायद थोड़ी मिश्री घोलने की कोशिश कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने गांधी परिवार की तरफ एक बार फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। उन्हें एक बार फिर से झकझोरा है उन पुरानी यादों ने जो उनके दिल में बार बार सरगोशी करती रहती है। उन्हें जरूर याद आई होंगी उन पर ममता लुटाती इंदिरा, जरूर याद आए होंगे बचपन के वो दिन, राजीव गांधी से उनकी वो दोस्ती, वो ख्वाबों ख्यालों के दिन, वो आए दिन की मुलाकातें, वो दोस्तों की राज की बातें।
वक्त ने बच्चन और गांधी परिवार के रिश्तों को भले ही अफसाना बना दिया हो, कभी ये रिश्ते दोस्ती की मिसाल थे। कहानी शायद आजादी से पहले ही शुरू हो चुकी थी। इलाहाबाद के पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी के संघर्ष में दिन रात एक किए हुए थे, तो इलाहाबाद के ही कवि हरिवंश राय बच्चन अपनी कविताओं से एक अलग ही अलख जगाए हुए थे। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हरिवंश राय बच्चन को भी दिल्ली बुलवा लिया और हरिवंश राय बच्चन विदेश मंत्रालय में बतौर हिंदी ऑफिसर काम करने लगे। वक्त ने करवट ली तो हरिवंश राय बच्चन की पत्नी तेजी बच्चन और नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोस्ती और मोहब्बत का रिश्ता पीढ़ियों के साथ आगे बढ़ता गया। समय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को दो प्यारे से नाती दिए, राजीव और संजय। दोनों अपने नाना के बेहद लाडले थे। दोनों भाइयों में उम्र का कोई लंबा फासला नहीं था। दोनों साथ साथ खेलते थे और झगड़ते भी थे। संजय गांधी छोटे थे तो शरारतें भी खूब करते थे। जब ये काफी छोटे थे दोनों भाई, तो संजय के टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हुआ था। तो आपको मालूम है, भाइयों छोटे जब बच्चे होते हैं तो झगड़े भी बहुत होते हैं, लेकिन जितने देर ऑपरेशन मतलब हुआ तो बाहर बैठा रहा कमरे के कि हम यहीं बाहर बैठेंगे जहाँ हो रहा है। और फिर जब कमरे में लाया गया अस्पताल में, तो खुद बैठा और कहा नहीं, मैं उस वक्त हर वक्त मुंह पोंछना होता है क्योंकि वो टपकता रहता है। तो नर्स थी, मैं थी, नहीं हम करेंगे भाई का। तो खुद देखता रहा, मगर जैसे ही संजय को होश आया वैसे अच्छा अब हम जाते हैं। पंडित नेहरू के घर 3 मूर्ति भवन से कुछ ही दूरी पर था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का घर। उस घर में राजीव और संजय की ही उम्र के उनके 2 बेटे थे, अमिताभ और अजिताभ। राजीव और अमिताभ की पहली मुलाकात अमिताभ के घर में उनके 4थे जन्मदिन पर हुई थी। इंदिरा राजीव को गोद में लेकर अमिताभ के घर पहुंची थी। वहीं से दोस्ती का सिलसिला चल निकला। बचपन में ही इनकी दोस्ती बड़ी गहरी हो गई थी। अमिताभ और राजीव का मिजाज आपस में मिलता था, लिहाजा इनमें खूब छनती थी। जब भी छुट्टी मिलती थी, ये चारों दोस्त मिलकर खूब धमाल मचाते। गर्मी की 3 महीनों की छुट्टियों में तो ये धमाल और भी बढ़ जाता। तेजी बच्चन राजीव और संजय पर, तो इंदिरा गांधी अमिताभ और अजिताभ पर खूब प्यार लुटाती थी। जो माँ बाबू जी का व्यवहार था पंडित जी के साथ और उनका हमारे प्रति था, उसका मैं आदर करूंगा। राजीव और अमिताभ एक दूसरे के खूब काम भी आते थे। राजीव को बचपन से ही मशीनों से प्यार था। किसी ने सिखाया नहीं, फिर भी घर का बिगड़ा रेडियो ठीक कर देते थे। घर में बिजली की कोई समस्या हो तो मैकेनिक का इंतजार नहीं करते थे। बहुत ही छोटे थे राजीव और संजय दोनों, तो कोई भी बिजली की चीज बिगड़ जाए तो हमेशा मेरे पति कहते थे चलो इसको ठीक करो तुम, और वो ठीक करते थे जैसे अब मेरा पोता करता है यहाँ। एक बार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन विदेश से 2-in-1 टेप रिकॉर्डर लाए थे। अमिताभ ने उसके पुर्जे खोल डाले। जब फिर से उसे पुरानी हालत में पहुंचाने का सवाल आया तो अमिताभ के हाथ पांव फूल गए। अमिताभ ने 2-in-1 के सारे पुर्जे समेटे और 3 मूर्ति भवन पहुंच गए। राजीव से बोले, दोस्त इसे ठीक कर दो वरना बाबूजी गुस्सा होंगे। राजीव ने कुछ ही देर में 2-in-1 ठीक कर दिया। If your car wasn't functioning in a particular manner, he's quick to find out the problem and tell us what it was. राजीव और संजय थोड़े बड़े हुए तो देहरादून के दून स्कूल में पढ़ने चले गए और अमिताभ अजिताभ नैनीताल के शेरवुड स्कूल में। बचपन बीता, राजीव और अमिताभ बड़े हो गए। दोस्ती के रिश्ते में मिठास बढ़ती गई। राजीव पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज चले गए और अमिताभ दिल्ली। लेकिन ये दूरी दिलों की नजदीकियों को कम नहीं कर सकी। दोनों जब भी मिलते अपना हर राज एक दूसरे से बांटते थे, एक दूसरे को तोहफे देते थे। अमिताभ तो राजीव गांधी की जिंदगी के सबसे बड़े फैसले में भी उनके साथ थे। उनकी मुसीबतों में भी अमिताभ हमेशा राजीव के साथ रहे। राजीव गांधी कैम्ब्रिज में थे और अमिताभ दिल्ली में। इंदिरा को राजीव का हालचाल लेना होता तो वो तेजी बच्चन से कहती कि जरा अमिताभ से पूछिए कैसा है राजीव,
मुझे वो चिट्ठियां लिखता नहीं, लेकिन अमिताभ को तो हर हफ्ते लिखता है। यही नहीं, राजीव जब पायलट बने तो वो अक्सर अमिताभ को अपनी हर फ्लाइट की जानकारी दिया करते थे। फ्लाइट में मुलाकात हो जाती थी। जब प्लेन आसमान में पहुंचता तो राजीव अमिताभ को बुला लेते थे कॉकपिट में। बिग बी ने यादों की अंधेरी कोठरी के दरवाजे खोले तो जैसे पुरानी यादों के झकोरे चल पड़े। इंदिरा गांधी और उनसे मिले प्यार की यादें भी जैसे बिग बी को झकझोरने लगी। हमारे रिश्ते तो कायम है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जो रिश्ता माँ बाबू जी का था, पंडित जी के साथ, इंदिरा जी के साथ, वो पारिवारिक एक रिश्ता था, वो एक बंधन था, उसका मैं आदर करूंगा और करता रहूंगा तहे दिल से जीवन अंत तक। सरहदें इनके रिश्तों पर पहरा नहीं लगा सकी। दोनों एक दूसरे को चिट्ठी लिखा करते थे। यहां तक कि इंदिरा को भी राजीव का हाल लेना होता था तो वो अमिताभ और तेजी बच्चन से ही पूछती थी। तेजी बच्चन से इंदिरा अक्सर कहती थी, मुझे तो अपने बेटे की खैर खबर की जानकारी तुम्हारे बेटे से ही लेनी पड़ती है। राजीव अक्सर मुझे कोई चिट्ठी लिखे या ना लिखे, लेकिन अमिताभ के लिए चिट्ठी लिखना बिल्कुल नहीं भूलता। राजीव इंग्लैंड से पहली बार भारत आए तो अमिताभ के लिए जीन्स पैंट लेकर आए। ये अमिताभ की जिंदगी की पहली जीन्स थी जिसे उन्होंने बरसों तक पहना। वक्त गुजरा, राजीव पायलट बन चुके थे और अमिताभ फिल्मों में जम गए। दोनों की पारिवारिक दोस्ती को तिरछी नजर से देखने वाले ये तक कहने लगे कि अमिताभ को इंदिरा गांधी ने फिल्में दिलवाई थी। तो कहता मैं जो आपको नौकरी मिली पहली, इंदिरा गांधी के पास गए और इंदिरा गांधी ने बात करके बोले। जी बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात ऐसा ही नहीं। अब मुझे तो नहीं मालूम इसके बारे में, और ना ही मुझे कभी ज्ञान है। पहली जगह आपसे सुन रहा हूँ कि कलकत्ते में नौकरी, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कहते थे, अब यहाँ कहते हैं। राजीव अमिताभ की दोस्ती में उनका काम कभी आड़े नहीं आया। अक्सर अमिताभ राजीव की मुलाकात उस फ्लाइट में होती थी जिसे राजीव उड़ा रहे होते थे। (1965) की बात है। राजीव गांधी की कैम्ब्रिज के छोटे से वेल्सिटी रेस्टोरेंट में इटली की लड़की सोनिया माइनो से मुलाकात हुई। पहली मुलाकात में राजीव को सोनिया से प्यार हो गया। पहली बार कैम्ब्रिज में मिला था और पहली बार जब मैंने देखा तो मुझे लग गया था कि ये भी ठीक लड़की है मेरे लिए। राजीव ने सोनिया माइनो से प्यार की बात सबसे पहले अमिताभ बच्चन को बताई थी। नवंबर 1967 की बात है। राजीव इंग्लैंड से आए और सीधे अमिताभ के घर पहुंच गए। रात में राजीव ने अमिताभ को एल्बम दिखाई जिसमें सोनिया माइनो की तस्वीरें थी। राजीव ने अमिताभ से पूछा था कि दोस्त, ये लड़की तुम्हें कैसी लगी? अमिताभ ने दोस्त की पसंद पर मोहर लगा दी और सलाह भी दी कि तुरंत मां से वो इस बारे में बात कर ले। राजीव इंदिरा से सोनिया की बात करने में शर्मा रहे थे। अमिताभ ने तय ये किया कि सारी बात अपनी मां तेजी बच्चन को बता दें। बात तेजी बच्चन तक पहुंची। उन्होंने राजीव के दिल की बात इंदिरा गांधी तक पहुंचा दी। इंदिरा राजीव की पसंद देखने कैम्ब्रिज पहुंची। बेटे की पसंद उन्हें भी पसंद आई। बात शादी तक पहुंची। 1967 का नवंबर का महीना था। सोनिया सुबह 4 बजे की फ्लाइट से दिल्ली पहुंची थी। उन्हें रिसीव करने अमिताभ के साथ पहुंचे थे राजीव गांधी। जाना था अमिताभ के घर। ठंड पड़ रही थी। राजीव ने सोचा कि अमिताभ के घर वालों को सुबह सुबह जगाना ठीक नहीं।
फिर क्या था, सोनिया को साथ लेकर अमिताभ और राजीव 2 घंटे तक दिल्ली की सड़कों पर कार दौड़ाते रहे। इस तरह भारत पहुंचने के पहले ही दिन सोनिया ने पूरा दिल्ली दर्शन कर लिया। नवंबर 1967 सोनिया गांधी भारत आ चुकी थी। देश की प्रधानमंत्री की होने वाली बहू थी। सब कुछ गुपचुप हो रहा था। तय हुआ कि सोनिया शादी होने के पहले तक हरवंश राय बच्चन के घर रहेगी। डॉक्टर बच्चन ने इस खास मेहमान के लिए घर का हुलिया बदलवा डाला। बाथरूम में गीजर लगा, सारे पर्दे बदल दिए गए, सोफे पर नया कवर लग गया। तेजी बच्चन ने सोनिया को बेटी की तरह रखा, साड़ी पहनना सिखाया, भारतीय खाना बनाना सिखाया। हिंदुस्तान बन जाएगी। 25 फरवरी 1968 डॉक्टर हरवंश राय बच्चन का घर दुल्हन की तरह सजा था। सोनिया ने वही साड़ी पहनी थी जिसे राजीव गांधी के नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल में बुना था। यही साड़ी पहनकर इंदिरा ने भी शादी की थी। सोनिया किसी अप्सरा की तरह नजर आ रही थी और राजीव किसी भी लड़की के सपनों के राजकुमार की तरह। गिनती के मेहमान थे, सबके चेहरे खिले हुए थे। इंदिरा और तेजी बच्चन की खुशियों का ठिकाना नहीं था। बिल्कुल सादे समारोह में अमिताभ बच्चन के घर पर हुई राजीव और सोनिया की शादी। सोनिया का कन्यादान किया था डॉक्टर हरवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन ने, और इस शादी में सोनिया के भाई की भूमिका निभाई थी अमिताभ ने। राजीव सोनिया के प्यार को मंजिल तक पहुंचाने में अमिताभ की बड़ी भूमिका थी। राजीव अपनी गृहस्थी में खुश थे तो अमिताभ का भी उनकी खुशियों के साथ बड़ा गहरा नाता था। He was a very devoted husband and very caring father. But it was helping the children out with solve their problems in school or college, looking into the minute details of running a house. With the wife, he was always 100% there. ये वो मनहूस तारीख थी जब इंदिरा गांधी आतंकवाद का शिकार हो गई। राजीव गांधी को उस वक्त के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी। I, Rajiv Gandhi, do solemnly affirm that I will इंदिरा का यूं दुनिया से रुखसत हो जाना राजीव के लिए किसी सपने से कम नहीं था। इस मुश्किल वक्त में राजीव को अमिताभ बच्चन की दोस्ती का भरपूर कंधा मिला। इंदिरा की अंतिम यात्रा में भी अमिताभ राजीव के साथ थे। राजीव जब इंदिरा की चिता को आग दे रहे थे तो उन्हें संभालने के लिए बिल्कुल करीब खड़े थे अमिताभ। उन्नीस 1984 में ही देश के आम चुनाव हुए। राजीव ने दोस्ती को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने अमिताभ बच्चन को सियासत में लाने की ठान ली। राजीव ने अमिताभ को उनके अपने शहर इलाहाबाद से लोकसभा का टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया। उनके सामने कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। उस वक्त की राजनीति के महारथी हेमवती नंदन बहुगुणा से था एक तीखा मुकाबला। राजीव गांधी ने अमिताभ को एक नए इम्तिहान में डाला था। पर्दे पर तरह तरह के किरदार निभाने वाला अभिनेता दोस्त की खातिर नेता बनने निकला था।
जब नामांकन के लिए इलाहाबाद पहुंचे तो लाखों की भीड़ जुट गई। जहां प्रचार करने गए लड़कियों ने राह में दुपट्टे बिछा दिए। विरोधियों ने नारा दिया, खेल नहीं संसद में जाना, मारो ठुमका गाओ गाना। लेकिन वो अमिताभ को कहां रोक पाते, उनके साथ तो पूरी जनता खड़ी थी। राजीव गांधी ने बिल्कुल सही दांव लगाया था। हेमवती नंदन बहुगुणा के सियासी कद पर सुपरस्टार का जलवा भारी पड़ गया। अमिताभ ने भारी अंतर से जीत दर्ज की और संसद पहुंच गए। दोनों दोस्त एक बार फिर साथ साथ थे। अमिताभ सियासत में आ तो जरूर गए थे, लेकिन सियासत उन्हें रास नहीं आई। शत्रुघ्न सिन्हा है, विनोद खन्ना है, ऋषि कपूर है, सब लोग अच्छी फिल्में करना है, सब काम ये पर कर रहे हैं। लेकिन देखिए और एक बात, उनमें से 2 ऐसे शख्स हैं या 3 बल्कि हमको कहना चाहिए जो कि राजनीति में गए और बहुत उन्होंने वहां कामयाबी हासिल। विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों पार्लियामेंट गए और जीतने के बाद और अभी भी जीतते हैं और मंत्री भी बने, मंत्रिमंडल तक गए। वो तो हमने किया नहीं, तो हम ना कर सके तो वहां तो हमारी हार थी। अमिताभ जब सियासत में आए थे तो वो सुपरस्टार पूरा फिल्मी करियर छोड़कर सियासत में आए थे, लेकिन यहाँ उन्हें बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिला। उस दौर में जब बोफोर्स तोपों की दलाली चर्चा में आई तो राजीव के साथ अमिताभ का नाम भी उछला। अमिताभ बच्चन बाद में बेदाग साबित हुए, लेकिन उस दौर में जो दर्द उन्हें मिला वो उन्हें आज भी सालता है। बहुत सी जनता ने, भारत की पूरी जनता ने इस बात को माना कि हम आरोपी हैं, देशद्रोही हैं। जहां जहां हम जाते थे हम पर लांछन लगते थे। अमिताभ की आंखों में वो मंजर भी ताजा है जब पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने उन्हें गिरफ्तार करवाने की बात कही थी। आप खुद सुनिए क्या कहते हैं बिग बी। The late Mr. V.P. Singh, who became Prime Minister eventually for a short period of time, made allegations against me. And during one of his political campaigns, the one aspect that he always used to say is, make me the Prime Minister and I will put Amitabh Bachchan behind bars within 24 hours. When he did become Prime Minister, I wrote a letter to him. I said, Mr. V.P. Singh, you are now the Prime Minister of the country. You said within 24 hours of becoming PM, you will lock me up. I am giving you 3 months' time to lock me up. And if you can prove, please exercise your right. कहां तो दुनिया अमिताभ के सजदे करती थी, लड़कियां उनकी राह में दुपट्टा बिछा देती थी, उनकी तस्वीर के साथ सोती थी, और कहां राजनीति की ये रपटीली राह, बोफोर्स के तोपों में दलाली की गूंज ने अमिताभ को गहरी ठेस पहुंचाई। Yes, there were many allegations that were thrown at us from all kinds of people and all kinds of departments. We had to bear it, as we had to bear many other things. There were difficult times because you have suddenly become from a person who is loved by the audience to one that is hated by them. You walk on the streets and you get abused. You go to public functions and nobody wants to talk to you. That happened? Oh yes, many times. I would be walking on the street or working on a shooting and people would abuse me, call me a traitor of the country. So we've been through all that kind of situation. स्वीडिश विसिल ब्लोअर ने यह साफ किया कि बोफोर्स तोप दलाली मामले में अमिताभ बच्चन को झूठा फंसाया गया। बोफोर्स मामले में जब अमिताभ बच्चन बेदाग छूटे तो उस वक्त उन्हें अपने पिता की बहुत याद आई। बिग बी को यह गम था कि ये खबर सुनने के लिए उनके पिता जीवित नहीं है। 25 सालों तक हमें इस बदनामी और बेइज्जती के साथ रहना पड़ा। हम लोग तो उस जमाने में थोड़े से और जवान थे, तो इसको सह लिया और उसके साथ लड़े भी। हम कोर्ट कचहरी गए विलायत में, लेकिन माँ बाबूजी के लिए दुख होता है कि अब वो हमारे साथ नहीं है और उनके मन में एक जो क्लेश था उनके मन में, वो उनके जीते जी हम सफाई नहीं दे पाए, ना ही उनको हम ये बता पाए कि हम कह तो दिया था कि हम निर्दोष हैं, लेकिन यदि आज वो जीवित होते तो बहुत।
बोफोर्स की बात पुरानी पड़ चुकी थी। ये साबित भी हो गया कि कोई उन्हें फंसाना चाहता था, लेकिन वो कौन था? बिग बी अब ये भी जानना नहीं चाहते। Changing a few lines in a book of history, it's not going to mean anything. Because what are you going to do if you do come to know? What can you do? You can't do anything. बोफोर्स मामले ने अमिताभ बच्चन का वजूद हिला कर रख दिया था। अमिताभ ने राजनीति से विदा ले ली थी। दोस्त के कहने पर वो सियासत में आए थे। 1989 में भी राजीव चाहते थे कि अमिताभ वीपी सिंह के खिलाफ इलाहाबाद की सीट पर फिर से चुनाव लड़े, लेकिन बिग बी ने सियासत से हमेशा के लिए तौबा कर ली थी। अमिताभ सियासत से दूर हुए थे, गांधी परिवार से उनका रिश्ता बना रहा। 21 मई 1991 को इस रिश्ते पर जैसे वज्र गिर गया। राजीव गांधी लिट्टे के आतंक के शिकार हो गए। अमिताभ और गांधी परिवार के रिश्तों की जैसे अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। अग्नि परीक्षा की आग की तपिश दोनों परिवारों के रिश्तों पर भी पड़ने लगी। प्रियंका गांधी की शादी तक अमिताभ और नेहरू गांधी परिवार के रिश्तों की गर्मी बनी रही। इसके बाद दूरियां बढ़ने लगी। एक वजह तो अमर सिंह ही थे, जिन्होंने अमिताभ को एबीसीएल के घाटे से उबारने में मदद की थी। अमर सिंह की वजह से अमिताभ उस समय सोनिया गांधी के धुर विरोधी रहे मुलायम सिंह से जुड़ गए। कुछ बातों के तीर चले, फिर रिश्तों में खटास बढ़ गई। घरों में आना जाना तो दूर, बात तक बंद हो गई। मौत ने अमिताभ से बचपन का दोस्त छीन लिया। लगभग 5 दशकों का साथ आग की लपटों में राख हो गया। रिश्ते एक नए मोड़ पर आकर ठहर गए थे। कांग्रेस के लाख मनाने के बावजूद सोनिया ने सियासत में आने से इनकार कर दिया और अपना पूरा ध्यान अपने राहुल और प्रियंका की परवरिश में लगा दिया। उधर अमिताभ बोफोर्स दलाली के आरोपों के साथ अपनी फिल्मी दुनिया में लौट गए। इसी दौरान ये चर्चा भी खूब हुई कि सोनिया गांधी अमिताभ को गांधी परिवार की पारंपरिक सीट अमेठी से चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन अमिताभ पूरी तरह राजनीति से तौबा कर चुके थे। पार्लियामेंट में जाने के बाद और उसके बाद जो कुछ भी घटा, उससे मुझे लगा कि मुझ में वो क्वालिफिकेशन नहीं है। 8 फरवरी 1997 को सोनिया की बेटी प्रियंका की शादी थी। अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक के साथ इस शादी में शामिल हुए। 90 का दशक खत्म होते होते अमिताभ पर उम्र हावी हो चुकी थी और उन्होंने एबीसीएल नाम से प्रोडक्शन कंपनी खोल ली, लेकिन बिजनेस का ज्यादा तजुर्बा न होने की वजह से अपने हाथ जला बैठे और भारी कर्ज तले दब गए। अमिताभ का बंगला तक नीलाम होने की हालत में आ गया। ऐसे आड़े वक्त में उन्होंने खुद को अकेला पाया, लेकिन तभी समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह ने अमिताभ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। माना जाता है अमर सिंह से अमिताभ की बढ़ती नजदीकियों ने बच्चन परिवार को गांधी परिवार से दूर करने का काम किया, लेकिन अमर सिंह के रसूख के चलते अमिताभ न सिर्फ अपने कर्ज से मुक्त हुए बल्कि दोबारा जिंदगी की नई पारी खेलने के लिए तैयार हो चुके थे। चेहरे पर सफेद फ्रेंच कट दाढ़ी के साथ अमिताभ बच्चन ने छोटे पर्दे से वापसी की। महानायक की आवाज घर घर में गूंजने लगी और अमिताभ एक बार फिर शून्य से कामयाबी के शिखर की ओर बढ़ चले। अमिताभ ने राजनीति से तौबा कर ली थी, लेकिन पत्नी जया बच्चन ने सियासत के गलियारों की तरफ कदम बढ़ा दिए और समाजवादी पार्टी की सिफारिश पर राज्यसभा सांसद चुनी गई। लेकिन समाजवादी पार्टी से बच्चन परिवार के रिश्तों ने गांधी परिवार से जुड़े पुराने रिश्तों पर धूल डाल दी और इसी के साथ शुरू हुआ शिकवे शिकायतों का दौर। जया बच्चन ने गांधी परिवार पर इल्जाम लगाया कि बुरे वक्त में गांधी परिवार ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। का एक्सपीरियंस है, ये मैं देख चुकी हूँ। जब अमिताभ जी और हमारा परिवार बहुत तकलीफ में
थे। बहुत भारी संख्या से जीतने के बावजूद किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। जवाब गांधी परिवार की तरफ से भी आया। राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया। गांधी परिवार 40 साल से राजनीति में है। भारत के लोग जानते हैं कौन किसको धोखा देता है, किसने कौन काम करता है, कौन धोखा देता है। हमें बोलने की जरूरत नहीं। अमिताभ राजनीति में तो सीधे तौर पर नहीं आए, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए कैंपेनिंग करते नजर आने लगे। इसके बाद अमिताभ कांग्रेस के निशाने पर सीधे तौर पर आ गए। एक तरफ अमिताभ बच्चन का परिवार था, तो दूसरी तरफ सोनिया और राहुल के साथ खड़ी कांग्रेस। रिश्तों में कड़वाहट घुली तो बिग बी ने पहली बार शब्दों के तीर छोड़े। उन्होंने गांधी परिवार को राजा और खुद को रंक बताया। भारतवर्ष के ऊपर सदियों से राज किया, वो राजा है, हम रंक हैं। राजा निर्धारित करेगा कि किसके साथ उसको संबंध बनाना है, किसके साथ उसको दोस्ती निभानी है। रंक नहीं निर्धारित कर सकता। हमारा स्नेह, हमारा प्यार, हमारा आदर उस परिवार के लिए हमेशा रहेगा, लेकिन उन्हें निर्धारित करना होगा कि वो इस रंक के साथ अपना रिश्ता बनाए रखेंगे या नहीं। अमिताभ ने साफ कर दिया था कि अब दोनों परिवारों की दोस्ती नहीं चल सकती। मौका जब अमिताभ के बेटे अभिषेक की शादी का आया तो एक बार फिर गांधी और बच्चन परिवार के रिश्तों की बात चल निकली। माना जाता है कि अमिताभ के भाई अजिताभ शादी का कार्ड लेकर गांधी परिवार के पास गए थे, लेकिन गांधी परिवार इस शादी में शामिल नहीं हुआ। वक्त एक बार फिर करवट ले रहा है। अमर सिंह से बच्चन परिवार के रिश्ते लगभग खत्म हो चुके हैं। जया बच्चन जरूर अभी भी समाजवादी के टिकट पर राज्यसभा की सांसद बनी हुई है, और अब जब बोफोर्स मामले में भी अमिताभ को क्लीन चिट मिल चुकी है तो यादें एक बार फिर उफान पर हैं। दोस्ती की वो पुरानी कहानी शायद नई पीढ़ी आगे बढ़ाए। रिश्तों की गर्मी अमिताभ ने देखी, रिश्तों की तलखी अमिताभ ने देखी, और अब उन्हें उम्मीद है कि शायद आने वाली पीढ़ियां ही पीढ़ियों से चले आ रहे रिश्तों को कोई नया नाम दे सके। अमिताभ बच्चन शायद चाहते हैं कि नेहरू गांधी परिवार से उनकी जो दूरियां हैं वो खत्म हो जाए। पैगाम उन्हें भेज दिया गया है। राजीव गांधी जीवित होते तो बात कुछ और होती, लेकिन अब अमिताभ की जिंदगी में उतना प्यारा कोई दोस्त नहीं है। अमिताभ का पूरा ध्यान अपने काम पर रहता है। जल्द ही बिग बी छोटे पर्दे पर एक बार फिर से लेकर आ रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति। कभी फिल्मों ने अमिताभ को नकारा तो कभी उसी सिनेमा ने अमिताभ को सदी का महानायक बनाया। कभी रिश्तों ने अमिताभ को सियासत की राह दिखाई तो कभी सियासत के भंवर में रिश्तों ने ही उलझाया। लेकिन अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की सीख मानकर अमिताभ जिंदगी के अग्निपथ पर चलते रहे। जिंदगी के सफर में मुश्किलें कई बार आईं, कभी नए सियासी रिश्तों की शक्ल में तो कभी पुराने रिश्तों की पीड़ा बनकर। कई बार ऐसा दौर भी आया जब ये कहा जाने लगा कि अमिताभ का वक्त अब बीत गया। लेकिन हर बार अमिताभ वापस लौटे, पहले से भी और भी मजबूत होकर। मुबारक हो, लड़की हुई है। लड़की का भेदभाव न चल। बाहर से निकलेंगे साक्षात। उम्र अमिताभ को 70वें पड़ाव पर ले आई है, लेकिन काम करने का उनका जुनून आज भी कम नहीं हुआ। कामयाबी के सफर में ऐसा मोड़ भी आया जब जिंदगी और मौत के बीच पूरा वजूद हिलकर रह गया, लेकिन काम करते रहने की ललक ने अमिताभ को कभी थकने नहीं दिया। मैं जब कुली की शूटिंग कर रहा था
तो बहुत ही मामूली किस्म के शॉट में मुझे चोट लगी। एक समोसॉल करते हुए कोने का लग गया या शायद मुक्का लग गया कुछ ऐसे, जो कि हम हजारों बार कर चुके हैं, कुछ होता नहीं। और उसके एक दिन पहले वहां हमने ऐसे खतरनाक स्टंट्स किए जिसमें कुछ नहीं हुआ। ऊपर एक ब्रिज था, वहां से लेकर के हम चलती हुई ट्रेन के ऊपर कूद गए, चलती ट्रेन में से कूदे बाहर, एक गराड़ी के ऊपर, गराड़ी नीचे सीढ़ी पर घुस गई। ये सब हमने उसके एक दिन पहले ही किया था, कुछ नहीं हुआ उसमें। और ये मामले तो ये देखिए भाग्य होता है अपना अपना। बड़ा पर्दा उनके नाम पर इतराता है। तो छोटा पर्दा उनको दिलों का सुपरस्टार बनाए हुए है। क्या कहना चाहिए? मुबारक हो, लड़की हुई है। कौन बनेगा करोड़पति ने अमिताभ को घर घर में सबका चहेता बनाया, तो दूर दराज के गांव कस्बों में बसे लोगों को स्टारडम का हिस्सा बनाया। अमिताभ को लेकर दिलों की दीवानगी भी शो के दौरान खूब नजर आई। अमिताभ ने भी अपने चाहने वालों को कभी मायूस नहीं किया और उनके साथ सुर में सुर मिलाए। बी मस्त मौला शोर है। स्टारडम की बुलंदी पर लगभग 5 दशकों से राज करने वाले अमिताभ काम को लेकर आज भी उतने ही गंभीर रहते हैं। हर नए काम को वो आज भी किसी चुनौती की तरह ही लेते हैं। 80 से भी ज्यादा देशों में ये चल रहा है आज भी, और सब जगह पर ये एक कामयाब शो है। तो हम ऐसा मानते हैं कि शो के अंदर ही अपनी एक बात है कुछ इसके अंदर, जो जिसकी वजह से लोग इसे बार बार देखने आते हैं। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 6 के जरिए अमिताभ एक बार फिर अपने चाहने वालों के बीच लौट रहे हैं। फैंस को बेसब्री से इंतजार है उस पल का जब टीवी पर फिर नजर आएगा महानायक का बेमिसाल अंदाज। अमिताभ बच्चन और नेहरू गांधी परिवार के रिश्तों को लेकर ये थी हमारी खास पेशकश, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे।